हेलो लर्नर्स, दिस इज दीपक कुमार सिंह। वेलकम यू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो सेशन, जो कि यूजफुल है बीए, बीएससी, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में अध्ययन कर रहे उन छात्र छात्राओं को जिनका को करिकुलर जो सब्जेक्ट है वो फूड न्यूट्रिशन हाइजीन है। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 100 क्वेश्चन जो होंगे वो क्या होंगे, एमसीक्यू टाइप होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप होंगे। इस वीडियो सेशन के दो पार्ट थे। पार्ट वन जो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है, क्वेश्चन 1 से 51 तक। और दूसरा है पार्ट बी। जो पार्ट बी है, जो ये वीडियो सेशन है, ये पार्ट बी है। पार्ट ए और पार्ट बी में हम लोग 52 से 100 तक सॉल्व करेंगे। ये जो वीडियो सेशन होगा, ये इसमें हम लोग क्या काम करेंगे कि जो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए उनके आंसर को सही करने का प्रयास करेंगे। और तथा ये भी देखेंगे कि जो उसके ऑप्शन है वो उससे जो रिलेटेड है और भी कुछ ज्ञान होगा उसको हम लोग वहाँ पे देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो सेशन को और स्टार्ट करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन थे। इस वीडियो सेशन का पार्ट वन जो है उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप लोग वहां से उसको देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं इस पीवाईक्यू के। तो 52 यहाँ से है। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। 52 में पहला क्वेश्चन पूछा है इसमें कि ये कह रहे हैं कि मेन मीन्स ऑफ आफ्टर निसिन। निसिन कोई मतलब विटामिन्स में आई थिंक ये पूछना चाह रहे हैं, नियासिन जो होता है विटामिन, विटामिन बी 3 के बारे में पूछना चाह रहे हैं। विटामिन बी 3 जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नियासिन है, नियासिन। नियासिन के बारे में पूछ रहे हैं तो विटामिन बी 3, विटामिन बी 3 जिसे नियासिन कहते हैं, उसका मेन सोर्स पूछ रहे हैं। इसका जो मेन सोर्स होता है बच्चों, वो होता है कि टोमेटो होता है, पोटैटो होता है। टोमेटो, टोमेटो, पोटैटो, पोटैटो होते हैं। फिश होता है, मीट होता है, ये सब इसके मेन सोर्स है। फिश होता है, मीट होता है, एटीसी, ये सब इसके मेन सोर्स है। लेकिन इनके ऑप्शन में ग्रीन चिली है, ऑरेंज है, लेमन है, ड्राई चीज है। इन सब में विटामिन बी 3 जो है कुछ न कुछ मात्रा में पाया जाता है। तो इसके बहुत ये इस ऑप्शन में बहुत क्लियरेंस नहीं है। जो मेन सोर्स है वो टोमेटो, पोटैटो, फिश, मीट है। इसलिए इसमें कोई ऑप्शन बताने की स्थिति में हम नहीं है, क्योंकि ये सब में कुछ न कुछ अमाउंट में विटामिन बी 3 पाया जाता है। तो मेन सोर्स तो ये सब है, लेकिन ये ऑप्शंस में है ही नहीं। तो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे वाले में हम देखते हैं। दूसरे वाले में पूछा मेन सोर्स ऑफ विटामिन के। मेन सोर्स ऑफ विटामिन के क्या होता है? तो विटामिन के बारे में हम जानते हैं, ये जो जो भी विटामिन के जहाँ से मिलता है, ये होता है, इसके बेस्ट सोर्स होता है ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं ये बेस्ट सोर्स है इसका। तो ग्रीन वेजिटेबल्स में स्पाइनेच आ जाएगा, कैबेज आ जाएगा, कॉलीफ्लावर आ जाएगा, कॉलीफ्लावर भी आ जाएंगे, और उसके बाद क्या आगे पी है ही है। तो ये सब जो है ये बेस्ट सोर्स है विटामिन के। विटामिन के बारे में एक चीज जो हम लोग जान जाते हैं कि ये एक जो होता है क्लॉटिंग का विटामिन है। मतलब ये क्या ब्लड के थक्का बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट मदद करता है, तो इसलिए इसको क्लॉटिंग विटामिन भी कहते हैं। तो ये इस तरह से इसका आंसर जो होगा, ये आंसर होगा इसका सभी, ऑल ऑफ द अबव होगा। डी ऑप्शन सही होगा, तो सुटेबल ऑल। तो ये इसका जो है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर इसका। तो इसका आंसर हो गया डी आपका। ये डी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये कह रहे हैं कि विटामिन बी 1 की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? विटामिन बी 1 की डिफिशियंसी से। तो विटामिन बी 1 जो होता है उसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या कर रहे हैं विटामिन बी 1। तो हम लोग पहले थोड़ा सा एक आइडिया लेते हैं कि कौन कौन से विटामिन को क्या क्या कहते हैं। तो विटामिन बी की ही टर्म में हम लोग देखते हैं। एक सेकेंड, ये हम लोग इससे कर ले, ये ज्यादा सही है। इरेजर, ये नहीं। हाँ, अब चलते 54 का हम लोग कर रहे हैं। 54, 54 में हम लोग कर रहे थे। हाँ, कि कौन से विटामिन है जो बी 1 की डिफिशियंसी होता है। तो बी 1 पहले ये देख लेते हैं बी 1 को क्या कहते हैं। तो बी 1 को हम लोग थायमीन कहते हैं, थायमीन विटामिन। दूसरा है बी 2 है, बी 2 को कहते हैं हम लोग राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, फ्लेविन विटामिन। और तीसरा है जो बी 3 है, इसको अभी हम लोगों ने कहा नियासिन, जिसका बेस्ट सोर्स नहीं पता चल रहा था। बी 1 जो ऑप्शन में थे उनमें से।
तो ये सब विटामिन हैं, विटामिन B1 विथामिन, B2 राइबोफ्लाविन, B3 नियासिन, B12 जो होता है उसको कहते हैं कोबालामिन, कोबालामिन। तो इनकी कमी से कुछ डिजीज है, हम लोग यही डिस्कस कर लेते हैं। जैसे थेमिन की अगर कमी हुई, थेमिन की कमी हुई तो एक रोग होता है बेरी बेरी। बेरी बेरी एक ऐसा रोग है जिसमें क्या होता है, नर्व सेंसेशन जो होता है वो डैमेज होता है, मतलब नर्व सेंसेशन में दिक्कत आती है। न्यूरल एक तरह से क्या होता है, इसको पेरीफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, पेरीफेरल न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी। तो ये इस तरह का डिजीज है, बेरी बेरी हो जाए। अगर राइबोफ्लेविन की कमी होती है, राइबोफ्लेविन की कमी होती है तो हम क्या करते हैं, स्किन डिजीजेस होने की चांसेस होते हैं, स्किन डिजीज, स्किन डिजीज होती है। और उसके अलावा कह सकते हैं कि जो हमारी ग्रोथ होती है वो रिटार्ड हो जाती है, ग्रोथ भी क्या हो जाती है, रिटार्ड हो जाती है, ग्रोथ भी रिटार्ड हो जाती है। या नियासिन जो है इसकी कमी से हम लोग एक रोग होता है पेलेग्रा डिजीज होते हैं, जो B3 है उसकी, ये भी एक तरह का स्किन और स्किन से ही रिलेटेड है, पेलेग्रा डिजीज है। कोबालामिन जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अगर कमी हो गई तो एक रोग होता है पोर्सिनियस एनीमिया, पोर्सिनियस एनीमिया, एनीमिया मतलब कि ब्लड की ही रिलेशन में है, इसलिए एनीमिया कहते हैं। तो पर्सीनियस एनीमिया होता है, एनीमिया कई तरह के होते हैं, एनीमिया 6 टाइप के एनीमिया होते हैं, तो वो हम लोग आगे अभी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने समझा कि विटामिन जो होता है B1 होता है थायमिन कहते हैं, B2 को राइबोफ्लाविन कहते हैं, नियासिन कहते हैं, B3 को कोबालामिन कहते हैं। ये इन सबको मिला के हम लोग कहते हैं इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। विटामिन बी क्या है, कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। तो ये है, इनके अलग अलग सोर्स है और इनकी कमी से ये रोग होता है वेरी वेरी ये। तो यहाँ पे पूछा है कि विटामिन B1 की डिफिशियंसी से क्या होता है, तो B1 जो होता है थायमिन होता है, इसकी डिफिशियंसी बी वेरी वेरी, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन सी की कमी, स्कर्वी एक ऐसा रोग होता है जिससे ब्लीडिंग गम कहते हैं, जो मसूड़े होते हैं उनमें खून आता है, तो उसको कहते हैं क्या हम लोग क्या कहते हैं कि स्कर्वी। पायरिया एक क्या होता है, एक ऐसा रोग होता है पायरिया जिसमें कि यूरिन में पस आता है और WBC आता है, यूरिन में पस आता है, यूरिन जो होता है उसमें पस आता है, एंड क्या होता है कि WBC आता है, मतलब ब्लड भी आते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं पायरिया। ये फीमेल में बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली देखा जाता है। एक तरह का ये UTI है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, इसकी वजह से होता है, तो ये तो है ही नहीं। नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी हो गई तो नाइट ब्लाइंडनेस है, जिसे रतौंधी कहते हैं। तो ये सब तो नहीं है, ये ही सही है आंसर, तो पहला सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 55 का, विटामिन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ इन बॉडी। तो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। तो ग्रोथ के लिए तो ऐसा कोई विटामिन नहीं है जो कि बहुत नहीं रोल प्ले करता, विटामिन सारे होते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आंसर इसका बी होना चाहिए, क्योंकि बी जो होता है इसमें, इसमें जो B1 है, B1 और B2, B1 जो होता है ये प्राइमरी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, और एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है, डेवलपमेंट। दूसरा है B2 जो होता है, ये भी क्या करता है, आरबीसी बनाने के लिए, आरबीसी बनाने के लिए, ब्लड सेल्स बनाने के लिए। दूसरा क्या है कि ये जो होता है आरबीसी बनाने, दूसरा ये बॉडी की ग्रोथ के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के हमको बी जो है मोस्ट प्रॉब्ली ये आंसर होगा, क्योंकि इसमें ए की भी जरूरत होती है, डी है जैसे बोन्स वगैरह के लिए होता है, सी जो होता है कि गम वगैरह के से रिलेटेड है, ब्लीडिंग ना होने देता है ये। तो इसका मोस्ट प्रॉब्ली बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब ये है कि विटामिन के की डिस्कवरी, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है। विटामिन के की डिस्कवरी जो किया था, वो किया था 1943 में, 1943 में, 1943 में हुई थी। इसको किया था बाई कार्ल, कार्ल पीटर, कार्ल पीटर हेनरिक डैम ने, इन्होंने किया था। और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज मिला था कि इतनी अच्छी, और इसमें किसमें, इन मेडिसिन या फिजियोलॉजी में मिला था, मेडिसिन, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में इनको नोबेल प्राइज मिला था डिस्कवरी के लिए, फॉर विटामिन के की डिस्कवरी के लिए, विटामिन के की डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। और ये हुआ था कितने में, 1943 में। और इस विटामिन को हम लोग जानते हैं क्या करते हैं, ये क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग में ये रोल प्ले करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
हाउ विटामिन मेक योर बॉडी। विटामिन क्या करता है, हमारे जैसे शरीर में बहुत से रिएक्शन चलते हैं, एक्स चेंज हुआ वाई में, तो यहाँ पे बहुत से एंजाइम्स लगे होते हैं। इस एंजाइम में ये एक तरह से काम करता है, ये विटामिन काम करता है को फैक्टर की तरह। किसकी तरह काम करता है, को फैक्टर की तरह। ये विटामिन जो होता है कहीं ना कहीं इसमें इस मेटाबॉलिक रिएक्शंस को चलाने में मदद करता है। और क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी हो जाएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा, तो वो डिफिशियंसी सिम्टम दिखेगा। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि विटामिन जो बॉडी को हेल्दी एक प्रॉपर वर्क करने के लिए, हेल्दी और प्रॉपर वर्क करने के लिए जो होता है विटामिन बहुत जरूरी है। तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे विटामिन शरीर में कैसे कैसा बनाते हैं, तो वीक तो नहीं बनाते, स्ट्रांग भी नहीं, मोटा तगड़ा नहीं बनाते हैं, शक्तिशाली बना सकते हैं, लेकिन हेल्दी सबसे सही आंसर है, क्योंकि स्वस्थ होना ज्यादा जरूरी है एज कम्पेयर टू शक्तिशाली या फिर मोटा तगड़ा कमजोर। तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट विटामिन ए इज मोस्ट फाउंड इन। विटामिन ए कैरेट में भी बढ़िया होता है, लीवर में भी बढ़िया होता है, और इन सब में भी हो सकता है। लेकिन इसका जो सबसे ज्यादा पाया जाता है वो विटामिन ए, जो ए है वो सबसे ज्यादा रिचेस्ट सोर्स होगा, एक तरह से कह लो लीवर, लीवर में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ऑब्टेन फ्रॉम रेज ऑफ सन। सन की रेडिएशन से कौन सी विटामिन मिलती है, तो सन की रेडिए जो सन होता है, सन वो रेडिएशन करता है, खासकर क्या करता है ये कई तरह के रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विब्ग्योर करता है, जिसको पार करते हैं, विब्ग्योर करता है, विब्ग्योर करता है। तो ये 100 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन 100 से 400 नैनोमीटर, ये या 380 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है इसको करता है। अब ये क्या काम करता है, जो विटामिन डी हमारे शरीर में कोई कंपाउंड है, जैसे मान लो एक्स है, उसको चेंज कर देता है विटामिन डी में। अब ये इसको कन्वर्ट करने के लिए रेडिएशन की जरूरत पड़ती है, किसमें, स्किन में, स्किन में ये है हमारे, ये कंपाउंड हमारे स्किन में एक्स है, उसको विटामिन डी में चेंज करना है। तो उसमें विटामिन डी में चेंज करने में ये रेडिएशन मदद करता है, ना कि सूर्य हमें विटामिन डी देता है। सूर्य हमारे शरीर में जो ये सबस्ट्रेट है इसको प्रोडक्ट में चेंज करता है, जब ये रेडिएशन मिल जाती है, और कहाँ पे, स्किन में। तो मोस्ट जो होगा कि पूछा जाए कि जो सन है वो कैसे चेंज करता है, तो कहोगे कि जो हमारे बॉडी में कुछ ऐसे प्रिकर्सर्स होते हैं जिसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो होगी वो, तो हमारे जो डेली का जो डे होता है, डे में मॉर्निंग के समय जो होते हैं ये जो लोअर वेवलेंथ की, खासकर यूवीआर विजुअल वायलेट की तरफ की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा हेल्पफुल होती है, तो उस समय आती है। तो उस इसी से ये कहा जाता है कि सुबह की धूप लेनी चाहिए, क्योंकि उस समय ये जो जो सुटेबल रेडिएशन है उसको मिलती है। ये नहीं कि सभी रेडिएशन, जो भी रेडिएशन सुटेबल लोअर वेवलेंथ वाले उन सबको का यूज करते हैं एक्स को विटामिन डी में चेंज करने के लिए। तो इसलिए आफ्टर ट्रांसफर रेडिएशन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट आप देखते हैं हम लोग। अब आता है, ये है वेयर इज द मोस्ट विटामिन सी फाउंड। विटामिन सी सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो विटामिन सी की बात है, तो इसके लिए तो लेमन भी है, मैंगो भी है। विटामिन सी जो है किसमें, लेमन है, गूसबेरी है, गूसबेरी जिसे हम लोग क्या कहते हैं, आंवला कहते हैं। तो आंवला में जो है लेमन भी एक अच्छा सोर्स है, लेकिन गूसबेरी में मोस्ट फ्रिक्वेंटली देखा गया कि ये ज्यादा अमाउंट में इसमें पाया जाता है, तो ए ऑप्शन इसका सही है। अब ये है विटामिन बी 1, हम लोगों ने अभी पढ़ा है बी 1 को क्या कहते हैं, थायमिन। बी 1 को कहते हैं थायमिन, और बी 2 को कहते हैं राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, फ्लेविन, और बी 3 को कहते हैं नियासिन, नियासिन, और बी 12 को कहते हैं कोबालामिन, कोबालामिन। ये अभी हम लोग पढ़ा है, तो इसने इन्होंने पूछा है कि बी 2 को क्या कहते हैं, तो बी 2 है आपका राइबोफ्लेविन, ये ऑप्शन सही होगा। बहुत सी स्पेलिंग गलत है इन सब में, और बहुत ही जगह क्वेश्चन की फ्रेमिंग एकदम गड़बड़ सा है। राइबोफ्लेविन की स्पेलिंग गलत है, नियासिन की गलत है, तो ये अवॉइड करनी चाहिए क्वेश्चन पेपर बनाने वालों को। अमाउंट ऑफ वाटर एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्किन पर डे। जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या काम करता है कि डेली जो है वो वाटर को इंटेक करता है। लगभग जो एक एडल्ट होता है, एज पे वेरी करता है, एज पे, और क्या वेरी करता है, एज पे वेरी करता है कि हाँ कि कितना एज है उनका, और ये जेंडर पे भी वेरी करता है कि मेल है कि फीमेल है। तो अगर जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना चाहिए। और जो जो लॉस होता है हम लोग को, कहाँ कहाँ से जो डेली वाटर लॉस होता है, तो सबसे ज्यादा हम लोग जानते हैं किडनी, किडनी जो होती है हमारी यूरिन बनाती है, यूरिन से लॉस होती है, तो वो 1.5 लीटर के आसपास जो है डेली, 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर जो है यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है वाटर।
अब बच गया और कहाँ लॉस होता है, तो हम जब सांस लेते हैं रिस्पिरेटरी लॉस होता है, उसमें भी क्या कर हम देखते हैं कि 300 ml के आसपास जो वाटर लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद अलावा इसके बाद होता है जो स्किन होता है, हमारा स्किन वो भी स्वेटिंग वगैरह करता है, तो उसमें भी अप्रोक्सीमेटली 500 ml जो होता है वो वाटर क्या होता है लॉस हो जाता है उससे। इसके अलावा फिर और क्या हो गया, और टीयर होते हैं, आंसू हो गए, टीयर आई से भी हमारे जो होते हैं वाटर कुछ ना कुछ लॉस होते हैं। नोज से हमारे जो होते हैं कुछ ना कुछ लॉस होते हैं। तो ये टीयर हो गया, ये हो गया, और इसके बाद क्या हो गया कि स्किन से 500 हो गया, किडनी से, तो कुल मिला के अगर हम देखें तो ये देखें कि किडनी से 1 से 1.5 लीटर, और स्किन से आपका हो जाएगा लगभग अप्रोक्सीमेटली 500 ml। और उसके बाद होता है कि लंग्स, वही स्किन हो गया और उसके बाद रिस्पिरेटरी है जिसको हम कहते हैं लंग्स से, तो लंग्स से लगभग लगभग 300 ml। उसके बाद क्या है कि इंटेस्टाइन से, फीसेस में जो जाते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी रिलीज होता है, तो बहुत ज्यादा नहीं, 100 ml के आसपास। तो ये है इनटेक कितना, और ये है डेली का लॉस होना। तो इसमें से मोस्ट प्रोबेबली एक्सप्लोर स्किन पर डे, सिर्फ स्किन का पूछे है तो लगभग कितना होगा, 500। सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देते हैं वाटर वाटर बॉडी टेम्परेचर। अब ये क्वेश्चन का क्या मतलब है निकालें, वाटर बॉडी टेम्परेचर, कोई फ्रेमिंग का कोई है ही नहीं। जब शरीर तापक्रम को, मतलब ये है ना कि शरीर तापक्रम को क्या करता है, इस तरह से क्वेश्चन आना चाहिए। खैर हम लोग यही मान के चल रहे हैं कि ये पूछ रहे हैं कि बॉडी टेम्परेचर को वाटर क्या करता है, तो बॉडी बॉडी टेम्परेचर को वाटर क्या करता है, तो ये बॉडी टेम्परेचर को केवल कूल ही नहीं करता है, उसको रेगुलेट भी करता है एक तरह से। जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ कूल की, वहाँ स्वेटिंग हो जाएगी, और उसके बाद क्या होता है कि वो बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शन करता है, तो इस वजह से ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आगे थे हम लोग, आ जाते हैं डिक्रीज हाउ मच वाटर बॉडी कास्ट देट। अगर एक ह्यूमन बीइंग है उसमें से वाटर लॉस हो रहा है, जिसे हम लोग, जब वाटर लॉस होता है तो उसको कहते हैं डिहाइड्रेशन, क्या कहते हैं निर्जलीकरण, एक तरह से कहते हैं इसको डिहाइड्रेशन करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा सन में रहने से या फिर बहुत पानी कम पीने से ये प्रोसेस होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन अगर बॉडी में जितनी है वाटर, उससे अगर 10 से ऊपर जा रहा है परसेंटेज, मतलब 20 हो गया या 15 हो गया, तो अगर इतना लॉस हो रहा है तो ये काज कर सकता है, डेथ कर सकता है, मतलब वो ह्यूमन एक्सपायर कर सकता है, डेथ कर सकता है। तो डिक्रीज हाउ मच वाटर कैन काजल दे, तो 15 में ही वो उसकी कैपेसिटी अगर होगी तो वो डाई कर सकता है। तो ये 20% बहुत ही है, सफिशियंट है, अगर 20% कम हुआ तो वो डाई कर जाएगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी, तो परसेंटेज ऑफ वाटर 60 to 70% होता है हमारी बॉडी में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोस्ट एबंडेंट ये जो होता है वाटर जो है, ये मोस्ट एबंडेंट कंपाउंड है हमारी बॉडी में। अब ये जो वाटर है हमारी बॉडी में क्या करता है, मोस्ट एबंडेंट जो है, और ये जो होता है एज के साथ, जैसे एज एज जो होगी कि बॉडी में जो हमारे एज एज के साथ क्या होता है, कम होती जाती है। जैसे एज बढ़ेगी तो बॉडी का वाटर जो है वो कंटेंट घटता रहेगा। तो और क्या बढ़ता रहेगा, फैट फैट जो होगी वो बढ़ती जाएगी, वाटर कम होता जाएगा एज जैसे जैसे बढ़ेगी। तो ये भी वेरी करता है, लेकिन हाँ इसलिए एक रेंज दिया गया है 60 से 70%। अब ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच वाटर हाउ मच वाटर शुड मैन ड्रिंक पर डे, कितना एक दिन में पीना चाहिए वाटर। ये डिपेंड करता है, हमने बताया कि मेल होगा तो उसमें ज्यादा पीना है, और फीमेल है थोड़ा कम पीना है। तो एक अबाउट 3.7 लीटर 18 साल से ज्यादा का अगर है मैन, ह्यूमन है, खासकर मैन, तो उसको पीना है। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब बहुत से कंडीशंस हैं जो जैसे अगर इल है, बीमार है, तो उस समय, और दूसरी बात होगी ओआरएस वगैरह जब देते हैं तो उसमें वाटर की ज्यादा मात्रा जरूरत होती है। तो नॉर्मल के केस में हम लोग 3.7 लीटर, लगभग 3 to 4 इसका एक आंसर होगा, तो 4 लीटर हम मान सकते हैं इसको। वाटर वर्क्स, वाटर क्या काम करता है, वाटर के बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, तो देर इज नो लाइफ विदाउट वाटर, बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। तो ये क्या काम करता है, तो ये हमारे शरीर में बॉडी बनाने में, जैसे सेल से सेल बनाने के, सेल डिवीजन कराने में ये वाटर की जरूरत होती है। वाटर एक मीडियम की तरह काम करता है, तो बहुत से रिएक्शंस इसमें चलते हैं, इसलिए वो क्या करता है, हीट को भी कंट्रोल करता है, हीट कंट्रोल करने बॉडी बिल्डिंग में, लुब्रिकेट में, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। डी सभी काम करता है ये। उसके बाद है आपका
मोस्ट ऑफ द वाटर इन द बॉडी रिमूव, मतलब बहुत से, ये पूछ रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द वाटर इन आवर बॉडी रिमूव बाई, तो ये है मोस्ट ऑफ द बॉडी रिमूव बाय, हम लोग बताएं अभी पढ़े हैं कि किडनी जो होती है, किडनी सबसे ज्यादा रिमूव करती है, 1 से 1.5 लीटर वाटर डेली, डेली लीटर करती है। और उसके बाद कौन है, स्किन है, स्किन से स्वेटिंग वगैरह होती है तो वो लगभग 500 ml के आसपास वो रिलीज करती है। तो डेली ये पूछ रहे हैं कि कौन सा होगा, तो हम यहाँ देख ही ले रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द वाटर इन बॉडी रिमूव थ्रू द किडनी स्किन दोनों है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, दोनों। 69 के हम लोग देखते हैं किसी डिहाइड्रेशन किसे कहेंगे, ये पूछ रहे हैं कि किसी डिहाइड्रेशन कहेंगे। व्हाट स्टेज डिहाइड्रेशन अकर इन बॉडी, किस स्टेज को कहेंगे, जब वाटर एक्सेस हो जाए, नहीं, जब बैलेंस अमाउंट वाटर, नॉन में लैक ऑफ वाटर, जब पानी की कमी हो, जब पानी की कमी हो तो उसी को हम लोग कहते हैं डिहाइड्रेशन हो गया। और ये कितना एक्सीड नहीं करना चाहिए, 20% के आसपास, अगर 15 to 20% हो गया तो ये काज कर सकता है डेथ को। तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द बॉडी रिमेन्स फ्रॉम द फ्लूइड, ये कह रहे हैं कि जो भी परसेंटेज ऑफ वाटर जैसे 60 to 70% हमारे ह्यूमन में है, उसमें कोशिकाओं में फ्लूइड की तरह कितने परसेंट है, तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली 46% के आसपास होता है, जो कि आंसर क्या होगा, सी होगा। ये पूछ रहे हैं कि बॉडी रिमेन्स फॉर्म इन द फ्लूइड इन द सेल, सेल के अंदर जो फ्लूइड बनाता है वो इतना होता है 50% के आसपास। अब आ जाते हैं ये कहते हैं कि आयरन डिफिशियंसी डिजीज है, आयरन की कमी से होता है, तो आयरन कमी से एनीमिया होता है। ग्वाइटर जो होता है आयोडीन की कमी से होता है, होगा। और टाइफाइड जो होता है साल्मोनेला टाइफी से होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है, टाइफी एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया से होगा, है ना। तो ये थायराइड हार्मोन की, थायराइड जो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। तो इसमें जो आयरन की डिफिशियंसी, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी कोई दर्शाता है। और एनीमिया हम लोगों ने पढ़ा है कि 6 टाइप के होते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, ये पूछ रहे हैं हीमोग्लोबिन लेवल इन चिल्ड्रन, बच्चों में हीमोग्लोबिन का लेवल क्या होता है, तो एक ऑन एवरेज ये देखा गया कि 12 से 15 ग्राम के आसपास होता है हीमोग्लोबिन बच्चों में, तो ये क्या है, बी डी इसका आंसर सही है। मेजर सोर्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम का बेस्ट सोर्स क्या है, तो जैगरी में भी पाया जाता है, मिल्क में भी, लेकिन मिल्क जो है अच्छा सोर्स है, इजिली एब्जॉर्बेबल है, तो मेजर सोर्स है इसका मिल्क, ए। अब गुड सोर्स ऑफ सोडियम, सोडियम जो होता है हम लोग कहाँ से ज्यादा लेते हैं, तो NaCl जो होता है, नमक साल्ट जिसका सूत्र ही है NaCl, तो इसी में NaCl से साल्ट से हमको क्या करेगा, ये गुड सोडियम मिल सकता है। सोडियम नमक में ही हमारा जो होता है आयोडीन होता है, तो आयोडीन युक्त नमक खाने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट हम लोग देखते थे, तो वो इसीलिए NaCl नमक खाने से नहीं होता, नमक में आयोडीन है कि नहीं ये मायने रखता है। तो इस वजह से क्या, ज्यादा नमक खाने से नहीं होता है, उसमें आयोडीन युक्त नमक होना चाहिए, ये खाना चाहिए। नेक्स्ट है हम लोग द एब्सेंस ऑफ विच एलिमेंट ग्वाइटर डिजीज, अभी हम लोगों ने कहा कि जो ग्वाइटर डिजीज है वो क्या करता है, आयोडीन की कमी से होता है, तो कैल्शियम की कमी से नहीं, कैल्शियम की कमी से क्या होगा कि बोन और जो होगा टीथ, ये सब वीक हो जाएंगे, इसके फॉर्मेशन रुक जाएंगे। फास्फोरस जो होता है ये भी बोन वगैरह में पाया जाता है फास्फेट के फॉर्म में। और आयरन है, आयोडीन है, आयरन की कमी से एनीमिया होगा, एनीमिया होगा। और आयोडीन की कमी से ग्वाइटर, तो ये सी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनीमिया, आ गया है वो फिर से, वो एनीमिया कितने तरह के होते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे 6 टाइप के, कौन कौन से हैं, तो उसका हम लोग नाम लिख लेते हैं एक तरह से, 5 1 6। तो एक तो हम लोग देख ही रहे थे कि जो एनीमिया हो रहा था आयरन की कमी से, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, डिफिशियंसी एनीमिया। दूसरा हो जाएगा कि ए प्लास्टिक एनीमिया, ए प्लास्टिक एनीमिया, एनीमिया, एनीमिया। नेक्स्ट है आपका पर्सीनियस एनीमिया, बी कोबालामिन की वजह से जो था, कमी की वजह से, B12 की, पर्सीनियस एनीमिया, एनीमिया। नेक्स्ट है जो आपका एक जेनेटिकल हो सकता है, जैसे सिकल सेल एनीमिया, उसे हम लोग कहते हैं हीमोलिटिक, मतलब ब्लड ही ब्रेक डाउन करने लगे, हीमोलिटिक एनीमिया, जिसमें सिकल सेल एनीमिया और थैलासेमिया, ये दो बीमारियां आती हैं, इसमें जेनेटिक होता है। और उसके अलावा जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में ब्लास्टिक एनीमिया। अब बच गया क्या, एक और है हीमोरेजिक एनीमिया, हीमोरेजिक एनीमिया, रेजिक एनीमिया। तो ये है 6 टाइप की एनीमिया।
तो ये आयरन की कमी से हो जाएगा, FI आयरन की कमी से, ये एप्लास्टिक एनीमिया, पर्सीनियस एनीमिया B12 की कमी से, B12 की कमी से होगा। थैलेसीमिया जो जेनेटिक होगा, जेनेटिक जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे जो मेंडल, उनसे रिलेटेड है ये, तो ये हो जाएंगे। तो ये उसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नो मिनरल्स, इसमें से कौन से मिनरल्स? कैल्शियम यस मिनरल्स है, आयरन यस मिनरल्स है, आयोडीन हाँ मिनरल्स है। कैलोरी एक तो यूनिट है ना, कैलोरी तो किसी भी फूड का यूनिट है, न्यूट्रिशन की यूनिट है, तो ये कैलोरी ही आंसर है, वो मिनरल नहीं है, कैलोरी मिनरल नहीं है, इसलिए आंसर सी होगा। आयरन इज मोस्ट एबंडेंट इन, आयरन कहाँ सबसे ज्यादा पाया जाएगा? तो लीवर मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर है, लीवर पाया तो जाएगा इन सब में भी, लेकिन लीवर मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर है, तो ये डी सही होगा इसका। नेक्स्ट, मोस्ट हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ, टीथ को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा इनमें से? तो हम लोग अभी पढ़े हैं टीथ और बोन, बोन दोनों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम की बढ़िया सोर्स क्या है? मिल्क है। कैल्शियम की अच्छा सोर्स क्या है? मिल्क है। तो ये हो जाएगा विच, इसका आंसर बी। विच मिनरल हेल्थ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड के लिए क्लॉट करने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है, कैल्शियम ही बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम क्या करता है कि एक कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं उसको, ये चेंज करता है कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा, क्लॉटिंग में मदद करेगा। कैल्शियम जो होता है इसको चेंज कर देता है थ्रोम्बिन में, और ये थ्रोम्बिन एक एंजाइम की तरह काम करता है, और ये चेंज करता है फाइब्रिनोजेन को, फाइब्रिनोजेन को, जेन को फाइब्रिन में, तो यही क्लॉट बनाता है। तो कहने का मतलब यह है कि थक्का बनाने के लिए, रक्त का थक्का बनाने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है, ये कई रिएक्शंस में काम आते हैं, इस वजह से ये इसको क्लॉटिंग के लिए जरूरी होता है। ब्लड क्लॉट के लिए एक विटामिन हम लोगों ने पढ़ा है अभी, विटामिन के, ये इसको विटामिन के जो है क्लॉटिंग विटामिन भी कहते हैं। बॉडी एनर्जी फूड, तो बॉडी को एनर्जी देने के लिए कौन सा होता है? तो ये सभी है एनर्जी देने के लिए, मिनरल्स साल्ट छोड़िए, तो प्रोटीन फैट ये है, लेकिन जो मोस्ट फ्रिक्वेंट यूज होता है वो एनर्जी के लिए, इसी का नाम आता है, तो ये है ए ऑप्शन सही है। मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी फैट देता है। नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन, अब देखिए ये क्वेश्चन का पेयर यहाँ लिखना चाहिए, इनको लिख दिए हैं कपल, तो पेयर्स होने चाहिए। तो एक ह्यूमन है, उसमें से एक कोई सेल निकाल लिए, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो होता है एक माता से एक पिता से क्रोमोजोम आते हैं, तो 23 क्रोमोजोम इनसे आते हैं, 23 क्रोमोजोम इनसे आते हैं, टोटल 23 पेयर क्रोमोजोम होते हैं, तो 23 पेयर्स होते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, गिव द रूल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिसे कहते हैं, वो मेंडल ने दिया था, यही हम लोग, और जो पौधा था उस पे, वो पौधा का नाम था पाइजम सेटाइबम, जो मटर हम लोग खाते हैं सेटाइबम, उसी उसी मटर के पौधे पे उन्होंने खोज किया था, 7 साल लगातार खोज किए थे, तब जाके ये लॉ दिए थे, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हाउ मेनी डेज ऑफ टोटल गेस्टेशन पीरियड, गेस्टेशन पीरियड जब गर्भाकालीन अवस्था, जैसे जाइगोट बन जाए, फिर इम्प्लांटेशन के लिए होता है, तो वो टोटल 280 डेज होता है, 9 मंथ जिसे हम लोग कहते हैं कि 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है। ये ह्यूमन के केस में है, और जो जानवर होते हैं और जो भी एनिमल्स होते हैं, उन सब का जो गेस्टेशन पीरियड का टाइम है वो क्या करता है? वेरी करता है। तो यहाँ पे हम लोग ह्यूमन हाइजीन इन सब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसका आंसर होगा 280 या 9 मंथ, या फिर क्या हम लोग लिख दे कि इसका 40 वीक्स, कितना 40 सप्ताह में ये कंप्लीट होता है। अगर इससे पहले अगर होता है तो उसको कहते हैं अर्ली डिलीवरी, और उसमें क्या होता है, बच्चा जो है वेल डेवलप नहीं पैदा होता, तो उसकी केयर के लिए ज्यादा जरूरी होती है। नेक्स्ट है देखिए, विच विच रेट ऑफ डेवलपमेंट फास्टेनिंग gestation पीरियड, जो सोशल तो वहाँ है ही नहीं, इमोशनल भी नहीं कोई है, मेंटल है कि मानसिक विकास, न्यूरल नर्व वगैरह का फॉर्मेशन होता है, मानसिक नहीं, मतलब अगर यहाँ न्यूरल लिखता तो हो सकता था ये सही होगा, लेकिन बॉडी, पूरी बॉडी मतलब नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, किडनी के स्पायरेटरी, सब कुछ बन रहा है यहाँ पे, तो इसलिए इसका बॉडी जो होता है डेवलपमेंट तेजी से होती है। बचा 86 जो है, एट व्हाट पीरियड बॉडी वेट इंक्रीज इन प्रेगनेंसी, किस मंथ में बॉडी की वेट? तो जो पूरी 9 मंथ हम लोग अभी पढ़े हैं, 9th मंथ जो होता है वो, उसमें 3 स्टेज में बांटा गया है। पहले को कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर, दूसरे को कहते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर, तीसरे को कहते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ट्राइमेस्टर में फर्स्ट सेकेंड थर्ड मंथ आता है, सेकेंड में फोर्थ फिफ्थ सिक्स मंथ आता है, थर्ड में सेवेंथ एट 9 मंथ आता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है, और बहुत ही ये क्रिटिकल फेज होता है,
ये कैसा फेज होता है? क्रिटिकल फेज होता है, जो कि मिसकैरेज होने के सबसे ज्यादा चांसेस इसी फेज में होते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो इसलिए बहुत ही क्या कर सकते हैं, डेंजर वाली फेज होती है ये। सेकेंड वाले में क्या होता है कि बच्चा इम्प्लांट कर जाता है, काफी डेवलप हो जाता है, फिर अब क्या होता है, इसी में जो ग्रोथ होती है बेबी की, वो बहुत तेजी से होता है। तो यहाँ ये तो है ही नहीं, तो डी ऑप्शन सही होगा इसका। डी ऑप्शन सही है। मतलब आफ्टर थर्ड मंथ, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड मंथ मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर से बहुत तेज डेवलपमेंट होता है। एग मेच्योर इन, अब ये पूछ रहे हैं एग कब मेच्योर होता है, तो हम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है उसमें जो होता है एग का मेच्योरेशन जो होता है वो 14वें दिन ओवुलेशन होता है। ओवुलेशन होता है 14वें दिन। तो 14वें दिन ओवुलेशन होता है, तो इसी दिन मेच्योर होता है और ओवम रिलीज हो जाता है। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली 20 है, तो 20 को हम मान लेते हैं आंसर कि हाँ ये यही होगा। अब ये कह रहे हैं कि इन न्यू बॉर्न, इन न्यू बॉर्न इज ए न्यू बॉर्न, मतलब नए नवजात अवस्था जो होती है उसमें बच्चा अपने आप सेल्फ आत्मनिर्भर नहीं होता, परिपक्व भी नहीं होता, बहुत चंचल की बात नहीं है। उस समय वो अपने आप को जो मतलब कि यूटरस के अंदर था, अब वो बाहर इन्वायरमेंट में अपने आप को एडजस्ट करता है। तो ये स्टेज होती है एडजस्टमेंट की, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कुछ और था, बाहर कुछ और था, वहां लाइट वगैरह की कंडीशंस कुछ और थी, यहाँ पे अलग है। एवरेज बर्थ हाइट ऑफ इंडियन चाइल्ड, तो ये लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास होती है। एवरेज जो हाइट होती है 50 सेंटीमीटर, जो बर्थ होता है तब की। न्यू बॉर्न बेबी का पल्स रेट, जितना ही छोटा बच्चा रहेगा उसका पल्स रेट बहुत तेजी से होगा। तो न्यू बॉर्न का अगर पल्स रेट हम पूछे कि कितना होगा, तो हम बताएंगे कि हम लोग का 72 के आसपास होता है, तो उनका ये 150 तक पहुंच जाता है। तो ये बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है 91 क्वेश्चन, हम लोग देखते हैं। 91 में कहने कि हाउ मेनी आवर्स डज नॉर्मल बेबी स्लीप। छोटा बच्चा जो होता है न्यू बॉर्न बेबी, वो बहुत ज्यादा सोता है। तो वो उसकी जो एज मतलब 1 डे की 24 आवर में, कई कई बच्चे जो होते हैं 22 आवर भी सो सकते हैं, फिर 20 आवर सो सकते हैं, 18 घंटे सो सकते हैं, तो मोस्ट मैक्सिमम सो सकते हैं। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका मोस्ट प्रोबेबली सही होगा। नेक्स्ट है विच व्हाट इज कोलेस्ट्रम, तो जो माँ का पहला दूध होता है, मिल्क होता है, उसी को हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें क्या होता है, शुगर और फैट बहुत कम होता है। शुगर एंड फैट की मात्रा तो कम होती है, बट मिनरल्स, मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। मिनरल्स हो गया, और जो हो गया क्या कहते हैं कि प्रोटीन्स जो होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, जो ग्रोथ के लिए बहुत ही जरूरी है। मिनरल्स एंड प्रोटीन्स जो होते हैं बहुत ज्यादा होती है, हाई मात्रा होती है, मिनरल्स और प्रोटीन की हाई मात्रा होती है। तो शुगर फैट लो होता है, इसलिए इस फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क, प्रथम स्तन दूध को ही हम क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। और इसमें जो है कि जो बेबी होता है उसको फर्स्ट 6 मंथ तक अगर आप मंथ तक अगर आप यही पिलाते हैं, तो भी वो उसके लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस हेल्दी होगा वो डाइट जो होता है। विच सेंस आर लिस्ट डेवलप इन न्यू बॉर्न बेबी, तो इसमें वो जो होता है विजन की, लुक नहीं विजन की, विजन जो होते हैं बहुत ही वीक डेवलप होती है इसमें न्यू बॉर्न में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द वेट ऑफ 3 kg बॉर्न विल ऑलमोस्ट डबल, तो ये वेरी करता है, लेकिन फिर भी लगभग लगभग डबल होने में इसको लगभग लगभग 6 मंथ लग जाते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 6 मंथ लग जाता है, 5 से 6 महीने लग जाएगा। अगर 3 kg का हो तो 6 kg होने में, 7 kg होने में उसको 6 महीने लग जाएंगे होने में। इसमें पूछा है कि फाउंड इन टी, टी में जो होता है क्या पाया जाता है, तो टी में कैफीन पाया जाता है, ये सब नहीं पाए जाते। तो कैफीन इसका बी ऑप्शन सही होगा, चाय में कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन क्या होता है, ये एक तरह का आई थिंक क्वेश्चन का है, एफ्लाटॉक्सिन होता है, एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन जो होता है ये एक तरह का टॉक्सिन है, ये फंजाई से मिलता है। किससे मिलता है, फंजाई से। फंजाई जो होता है जिसको हिंदी में हम लोग फंजाई है, फंजाई जो होता है वो एफ्लाटॉक्सिन करता है। और ये जो फंजाई होता है स्पर्जिलस कहते हैं, स्पर्जिलस, है ना। स्पर्जिलस जो होता है उससे ये रिलीज होता है। तो ये स्पर्जिलस जो होता है पीनट मूंगफली वगैरह में ये रहता है। तो ये फंजाई अगर इसमें रहता तो यही केमिकल्स रिलीज करता है इसमें। ये बहुत ही टॉक्सिक हार्मफुल होता है। जब मूंगफली हम लोग खाते तो कभी तीखा जैसा लगता है, वो एक्चुअली इन्हीं सब की वजह से होता है। तो पीनट में होता है ये ना, मूंगफली में होता है अफ्लाटॉक्सिन, हार्मफुल होता है। अब ये पूछ रहा है कि है मलेरिया, मलेरिया है क्या है। तो मलेरिया जानते हैं हम लोग, ये जो मच्छर होती है मलेरिया, उस मच्छर का नाम है क्या, क्या कहते हैं, मलेरिया के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो इसका नाम है एनाफिलीज। एनाफिलीज जो होता है, एनाफिलीज में दो है, एक मेल है,
मेल है और एक क्या है, फीमेल है। जो फीमेल है यही हम लोग को बाइट करती है। मेल जो होता है वो फ्रूट्स वगैरह, जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर सैप, इन सबको खाते हैं। ये बाइट नहीं करते, मेल मस्कीटो नहीं बाइट करते हैं। और एनाफिलिज के, और ये क्या कर रहे हैं, फीमेल बाइट करती है। तो वो ये बाइट जब करती है तो ये अपने जो जो इसका एक तरह से वेक्टर की तरह काम करती है। तो जैसे कोई मान लो इन्फेक्टेड पर्सन है यहाँ पे, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको मलेरिया हुआ है, तो ये क्या काम करेगी, बाइट करेगी यहाँ से, और यहाँ जो हेल्दी पर्सन है उसमें क्या करता है कि इसके ब्लड में एक जो होते हैं, क्या कहते हैं कि पैरासाइट होता है। पैरासाइट जो होता है वो किसका बना होता है, वो होता है प्रोटोजोवन होते हैं। पैरासाइट जो होता है वो क्या होता है, प्रोटोजोवन होता है, जिसको हम लोग प्लाज्मोडियम कहते हैं। उस प्लाज्मोडियम को ये लिया, वो लेगा, जो इन्फेक्टेड है उनसे क्या करेगा, प्लाज्मोडियम को लेगा। अब ये जैसे ही यहाँ आएगी और इनको काट लेगा तो इनमें भी वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कर दे। तो ये इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर की तरह काम कर रहे हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए। तो कभी भी ये नहीं बताना है कि मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है। मच्छर काटता है तो उसके अंदर मच्छर नहीं काटता, मच्छर केवल फैलाता है। मच्छर जो होता है वो पैरासाइट को, जो जो जीवाणु नहीं कहेंगे हम लोग कहेंगे उसको कि जो भी पैरासाइट है उस पैरासाइट को इसमें धसा पर्च करता है। पर्च करने के बाद सक करके वो दूसरे में ट्रांसफर करता है, ये भी इन्फेक्टेड हो जाए, इनको भी मलेरिया हो जाएगा। तो मलेरिया जो होता है वायरस से नहीं होता है, जर्म से। जीवाणु जर्म यहाँ नहीं होना है। जर्म का मतलब होता है उसमें जर्म जहाँ भी लिखा होगा उसमें मतलब फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया सब आ जाएंगे। तो जर्म नहीं, यहाँ बैक्टीरिया होना चाहिए आप हिंदी के अनुसार। वार्म से किसी से नहीं होता, तो डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्योंकि अगर यही लिख देता कि प्रोटोजोवन से होता है तो ठीक है, वो सही आंसर हो जाता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हेपेटाइटिस किससे रिलेटेड है। हेपेटाइटिस जो होता है, हिपैटोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं लीवर का, हिपैटोलॉजी। तो हेपेटाइटिस का मतलब है, इसका नाम ही हेपेटाइटिस लीवर से पड़ा है, तो ए ऑप्शन सही होगा। हेपेटाइटिस भी जो होता है एक क्या कहते हैं, हाँ लीवर से रिलेटेड हो गया। अब आ गया टाइफाइड क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी जो होता है, साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है। वो क्या काम करता है कि इसको डिजीज कैच करता है, टाइफाइड डिजीज करता है, जिसमें बुखार आती है और हमको लंबे समय तक क्या करना पड़ता है, एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। तो ये जो होता है जीवाणु जनित है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया जनित है, जर्म नहीं, बैक्टीरियल डिजीज है। तो ये हो गया बी ऑप्शन का सही। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेजर काज ऑफ डायरिया। हम लोगों ने पहले जो पार्ट 1 है इस वीडियो का, पहले ही क्वेश्चन में ये बात डिस्कस किए थे कि डायरिया एक सिम्टम है, न कि डिजीज है, सिम्टम है। सिम्टम में जो ये इसका काज जो होता है वो क्या हो सकता है, कोई किसी इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मतलब क्या, वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हो सकता है, बैक्टीरियल टॉक्सिन से भी हो सकता है, कोई केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कोई दवा, एंटीबायोटिक हैवी खा रहे हैं उससे भी ये सिम्टम आ सकता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी। तो